नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी अनिवार्य पुस्तक सृजन के अध्याय 8 कुंवर नारायण जी की कविताओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1927 ईस्वी में हुआ। नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक, जो 1959 ईस्वी में छपा था, के अग्रगण्य कवियों में लिखा जाता है। ये अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। उनका रचना संसार व्यापक है। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण में कविता के साथ साथ कहानियाँ, लेख व फिल्म समीक्षाएं भी लिखी। उनका कहना है, कविता के लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं चक्रव्यूह है, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं व इन दिनों। आत्मजयी तथा वाजसरवा के बहाने उनके 2 खंड काव्य हैं। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। इनके अलावा आज और आज से पहले नामक समीक्षा ग्रंथ भी लिखा। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के बहाने भौतिकता एवं यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाती है। कविता की उड़ान सीमातीत है। सीमातीत का मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। कविता का खिलना, उसकी महक भी सीमातीत है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है। जहाँ भी सृजनात्मक ऊर्जा होती है, वहीं सीमाओं के दायरे स्वतः टूट जाते हैं। दूसरी कविता बात सीधी थी, पर भाषा की सहजता पर बल देती है। ज्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी उलझकर अग्राह्य बन जाती है। अच्छी बात या अच्छी कविता का सृजन सही व सहज शब्द से जुड़ना ही है। कविता के बहाने। चलिए अब शुरू करते हैं व्याख्या। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कवि यही कहना चाहता है कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, लेकिन कविता एक ऐसी चीज़ है या साहित्य एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी देश और काल की भी कोई सीमा नहीं है। वह सदियों तक ऐसे ही पड़ी जाती है। तो चलिए कवि ने बताया है उसी हिसाब से देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया का जाने। बहाने, देखिए बहाने शब्द आया है। अब देखिए, कवि जो है जैसे चिड़िया पंखों से उड़ती है, ठीक उसी प्रकार से कवि के पंख क्या है, उसके विचार, उसकी जो भावनाएं हैं, जो वह कविता में व्यक्त करता है, वही उसके पंख है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि कविता कवि के विचारों एवं भावनाओं की कल्पना के पंखों की सहायता से भरी एक उड़ान है। तो जिस प्रकार पंखों के सहारे चिड़िया उड़ती है, उसी प्रकार क्या है, कवि भी अपनी कल्पनाओं एवं भावनाओं के सहारे कविता में अपने मनोभाव को प्रकट करता है। और जो भावनाएं कवि प्रकट करता है, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। कवि की कल्पना जो है वह असीम है, अनंत होती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यानी
कवि की जो कल्पना है वह असीम और अनंत है और उस पर देश और काल का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। वह अपनी कल्पना के सहारे संपूर्ण धरती पर ही नहीं, असीम आकाश में भी उड़ता है। लेकिन चिड़िया है, उसके पंखों की जो उड़ान है वह उसकी जो एक सीमा है वहीं वह उड़ती है, जैसे वह एक घर से दूसरे घर के बाहर भीतर ही उड़ती है। लेकिन कविता क्या है? कविता के पंख लगा उड़ने के माने। पंख से आशय क्या है? कल्पना से, कि कविता जब कल्पना के पंखों से उड़ती है तो उसमें बाहर भीतर की कोई सीमा नहीं रहती। चिड़िया क्या जाने, यानी उस कविता की असीम उड़ान को भला चिड़िया कैसे जान सकती है। आगे है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कि कविता और फूल दोनों ही खिलते हैं, लेकिन और दोनों का क्या है? आनंददायक प्रभाव होता है। लेकिन फिर भी जो फूल है उसकी तुलना कविता से नहीं की जा सकती, क्योंकि फूल जब खिलता है तो उसकी सुगंध है वह बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यानी फूल जो है वह एक घर से दूसरे घर को महका सकता है, यानी वह थोड़े से वातावरण को ही महकाता है। वह निकटवर्ती जो स्थान होता है उसी तक उसकी खुशबू है वो फैलती है। लेकिन कविता का जो सरस प्रभाव है, कविता जो भी व्यक्ति पढ़ता है उसको भी उसकी सुगंध है वो महसूस होती है। तो कविता का रसात्मक आनंद समस्त विश्व को सुख देता है, यानी कविता पूरे विश्व में पढ़ी जाती है। फूल जो है वो कुछ दिनों के लिए खिलता है, उसके बाद मुरझा जाता है, लेकिन कविता जो एक बार लिखी जा चुकी है उसकी सुगंध जो है वो कभी नष्ट नहीं होती। वह सदियों तक, कवि चाहे ना रहे लेकिन उसकी कविता है वो हमेशा जिंदा रहती है। तो कविता की तुलना फूल से नहीं की जा सकती, और फूल जो है वह कविता की खुशबू को नहीं जान सकता। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल के समान है। बच्चे घर के बाहर और अंदर एक घर से दूसरे घर तक बेरोक टोक खेलते हैं। वे अपने खेल द्वारा सभी घरों को एक दूसरे के साथ क्या है? जोड़ने का काम करते हैं। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने। एक कर देने का मतलब है एकता। कवि कहता है कि खेल द्वारा सभी भेदभावों को मिटाकर सच्ची एकता पर पैदा करने की जो क्षमता है वह बच्चों में ही होती है, और उसी प्रकार क्या है? कविता होती है। कवि क्या है? अनेक भावों और विचारों और कल्पनाओं के द्वारा कविता में भी, कविता के साथ भी क्या है? खेलता है, और उसकी कविता का प्रभाव है वो सभी श्रोता और पाठकों पर एक जैसा ही पड़ता है। यानी उस कविता में भी क्या है? एकता होती है। वह सभी पाठकों और श्रोताओं को ध्यान में रखकर रची जाती है। तो कविता का आनंद है वो भी क्या है? एक घर और दूसरे घर तक ही सीमित नहीं होकर वह पूरे देश में, पूरे विश्व में पढ़ी जाती है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यानी सच्ची कविता जो है वह सभी कालों और सभी देशों के लोगों को प्रभावित करती है, और दूरियां मिटाकर संसार में वास्तविक एकता जो है वो कविता ही ला सकती है। बच्चे की जो एकता लाने की क्षमता है वह सीमित है। वह एक घर से दूसरे घर तक या मोहल्ले भर में बच्चे हैं वो एकता ला सकते हैं, लेकिन जो कविता है वह पूरे संसार को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। अब हम करते हैं बात सीधी थी पर कविता की व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। भाषा से यहाँ
आशय है आकर्षक भाषा का प्रयोग, प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग। तो कवि कहता है कि जो बात मैं पाठकों तक पहुंचाना चाहता था वह बिल्कुल ही सीधी और सरल थी, किंतु मैंने क्या किया, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। मैंने उस बात को प्रभावपूर्ण भाषा में व्यक्त करना चाहा और भाषा को आकर्षक बनाने पर अधिक ध्यान देने के कारण जो कथ्य था, यानी जो बात थी, उसकी सरलता नष्ट हो गई और वह क्या है, अस्पष्ट हो गई। उसे पाने की कोशिश में और उस बात की सरलता को फिर से प्राप्त करने में या बात की सरलता को नष्ट होने से बचाने के लिए कवि क्या करता है, भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। तो भाषा में संशोधन किया, शब्दों को बदला और वाक्य रचना में फेरबदल किया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। यानी उसने प्रयास किया कि बात की सरलता है वो बनी रहे। बात बने का अर्थ है बात की सरलता बनी रहे और फिर भाषा से बाहर आए। भाषा से बाहर आने का आशय है भाषा की क्लिष्टता और जो दिखावटी स्वरूप था उससे छुटकारा मिले। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन हुआ क्या कि क्लिष्ट भाषा के कारण क्या है, जो बात थी वह और भी पेचीदा का अर्थ है उलझना। बात और भाषा और अधिक दोनों उलझती ही चली गई। ना तो बात स्पष्ट हो रही थी और ना ही भाषा। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कहता है कि उसने सीधी सादी बात को व्यक्त करने के लिए आकर्षक और कठिन भाषा का प्रयोग किया। इससे कविता में जो निहित भाव था वह अस्पष्ट हो गया और कवि ने इस कठिन समस्या पर धैर्यपूर्वक सोच विचार नहीं किया। यानी उसने सारी मुश्किल को हल करने के लिए धैर्य से सोच विचार नहीं किया। मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यानी कवि ने इस जो भाषा का जो कसाव था उसे ढीला करना था, यानी उसे सरल बनाना था। लेकिन कवि क्या करता है, उसे और अधिक कसता जाता है, यानी उसे भाषा के द्वारा वह और क्लिष्ट बना देता है, कठिन बना देता है। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। कर्तव्य का आशय है प्रयास, कि कवि के इस प्रयास पर तमाशा देखने वाले लोग हैं वो उसकी प्रशंसा और वाहवाही कर रहे थे। क्योंकि उन्हें तो क्या है, आनंद आ रहा था कि ये गलत दिशा में जा रहा है, ये क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर रहा है। उन्हें पता था कि इससे इसकी कविता का जो भाव है वह नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो क्या है, तमाशा देख रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यहाँ कवि कहता है कि उन तमाशबीनों की शाबाशी से भ्रमित होकर कवि भाषा के पेज को और कसता जा रहा था और उसका परिणाम क्या हुआ कि कथन, जो कविता का जो कथ्य था वह क्या हो गया, निष्प्रभावी हो गया। जिस प्रकार पेज को जबरदस्ती कसते हैं तो उसकी चूड़ी मर जाती है और वह कसने के स्थान पर बेकार ही घूमने लगता है। ठीक उसी प्रकार जो कवि का जो कथ्य था, जो कविता का जो भाव था, वह भी क्या है, निष्प्रभावी हो गया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। यहाँ कवि कहता है कि जब वह चमत्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग करके भी अपने सरल मनोभावों को व्यक्त नहीं कर पाया तो निराश होकर कवि क्या करता है, अपने भावों को उसी क्लिष्ट भाषा में बलपूर्वक भर देता है और उसका यह कार्य वैसा ही लगता है जैसे कोई पेच की चूड़ी मर जाने पर उसे कील की तरह हथौड़े से ठोक दिया जाता है। ऊपर से
ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। यहाँ कविता के लिए जो कसाव है उसका आशय है सौंदर्य, आकर्षण, और ताकत से आशय है पाठकों को प्रभावित करने की शक्ति। तो कवि कहता है कि जब कील को एक जगह हथौड़े से ठोक दिया जाता है तो इससे वह पेच ऊपर से तो ठीक लगता है, परंतु अंदर से उसकी जो पकड़ में मजबूती और कसाव नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार क्या है, जब क्लिष्ट भावहीन भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उससे क्या होता है, कविता का जो सौंदर्य है, आकर्षण है, पाठक को प्रभावित करने की जो शक्ति है वो नहीं रहती। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? बात से यहाँ आशय है कवि के मन के भाव। कवि जब पसीना पोंछने लगता है, कवि को थका हुआ सा देख करके, निराश सा देख करके, कवि के जो मन के भाव हैं वो शरारती बच्चे की तरह कवि को छेड़ने लगते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कवि अभी तक सरल भावों को व्यक्त करने के लिए सरल सुबोध भाषा का प्रयोग नहीं सीख पाया है। यानी सरल भाषा के द्वारा श्रेष्ठतम भाव है वो व्यक्त किए जा सकते हैं। क्या कवि अभी तक उस सरल सुबोध भाषा को नहीं सीख पाया? यानी जिस बात को हम सरल सुबोध भाषा में व्यक्त कर सकते हैं उसके लिए क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करना गलत है। यही कवि का संदेश है। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।